राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। मैं इस समय लिस्टर शहर में हूं, इंग्लैंड के। आज सैटरडे है। इस वक्त यहाँ लगभग 11:15 बजे हैं सुबह के। भारत हमसे 4.5 घंटे आगे है, तो लगभग वहां पे 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। मैं आज यहाँ रहूंगा। कल मैं सुबह ग्लासगो चला जाऊंगा, फिर आगे ऊपर का जो नॉर्दर्न स्कॉटलैंड है, जो वहाँ का कुछ पहाड़ी इलाका भी बताते हैं, वहां पे एक हफ्ता जो है भ्रमण करूंगा। इस बीच इंडिया में बड़ा जबरदस्त घटनाक्रम चल रहा है। राहुल गांधी की ताबड़तोड़ जो स्टैंड अप कॉमेडियन वाली परफॉर्मेंसेस है वो चल रही हैं। कल राहुल गांधी ने सरकार की विदेश नीति, डिप्लोमेसी पे टिप्पणियां की और बताया कि इनको पता ही नहीं है डिप्लोमेसी होती क्या है, कौन कहां से घुसेड़ रहा है, कौन कहां से निकाल रहा है। अब ये मुझे अच्छा एक बात, ये घुसेड़ना और निकालने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। अगर दर्शक कुछ कमेंट में बता दे कि ये कहाँ घुसेड़ता, क्या घुसेड़ रहे थे, क्या निकाल रहे थे। डिप्लोमेसी में घुसेड़ना और निकालना कैसे होता है, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे नहीं समझ में आया, आप लोग समझाएगा। वैसे जहां तक मुझे याद है, चीन से भी बड़े गले मिलते थे नेहरू जी। मैं राहुल जी को बहुत सारी बातें तो याद नहीं होंगी, पता ही नहीं होंगी। मैं आपको याद दिला दूं, राहुल जी को भी याद दिला दूं कि डिप्लोमेसी में घुसेड़ना और निकालना क्या होता है। उन्होंने कहा ना, पता नहीं कहां से घुसेड़ रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं। हग डिप्लोमेसी। नेहरू जी जब देश आजाद हुआ तो ये कहा करते थे कि हम तो जी गुटनिरपेक्ष है, हम तो डोडो हैं, हमारा तो कोई दुश्मन ही नहीं है इस दुनिया में, तो वाई शुड वी नीड एन आर्मी। हिंदी चीनी तो भाई भाई हैं, पंचशील का सिद्धांत है, हमारा तो किसी से झगड़ा ही नहीं है, तो हम आर्मी क्यों मेंटेन करें। नेहरू कहते थे कि फौज को खेती में लगाओ, फौज को डिसमेंटल कर दो, भारत को फौज की जरूरत ही नहीं है, हम तो एक शांति प्रिय देश हैं। क्या जबरदस्त डिप्लोमेसी थी। नेहरू गए वहां पे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। ये भैया थोड़े दिन बाद देखा कि चीन ने जो है पिछवाड़े से घुसेड़ के मुंह से निकाल दिया। 32,000 किलोमीटर ले गया लद्दाख में। अक्साई चिन का क्षेत्र पूरा आज भी चीन के कब्जे में है। 33,000 ये कहता है हाय गलवान पे कब्जा कर लिया, हाय हमारे 2 गांव कब्जा कर लिए, हमारे 2 गांव में जो है टेंट बना लिए चीन ने हमारी चौकी पे कब्जा कर लिया। भैया तुम्हारे, एक तो ये मुझे समझ में नहीं आता है, इसको दादा कहूं या नाना कहूं। नेहरू इसका दादा लगता था या नाना लगता था, पता नहीं क्या लगता था। दादा, इसका दादा तो वो होगा, वो जो पारसी था, इंदिरा गांधी का हस्बैंड, ना उसका दादा होगा। तो नेहरू क्या लगेगा, दादी का बाप। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता है। खैर छोड़ो। तो उसको ये पता ही नहीं था डिप्लोमेसी होती क्या है। ये कहता है हमारे 1 गांव पे कब्जा कर लिया। अरे तुम्हारे दादा ने दहेज में 32,000 किलोमीटर दे दिया, आज तक कब्जा। चीन ने पूरा तिब्बत कब्जा कर लिया। नेहरू जो है बांसुरी बजा रहे थे, पूरा तिब्बत कब्जा हो गया। नेहरू को समझ में नहीं आया कि क्या करूं, विरोध करूं, क्या करूं। नेहरू इतने बड़े डिप्लोमेट थे, इंडियन आर्मी ने बोला जी 1 दिन का मौका और दे दो, मुजफ्फराबाद वगैरह सब कब्जे में ले लेंगे। नेहरू यूएन में चले गए, आज तक वो पीओके है। इतने बड़े तो डिप्लोमेट थे नेहरू। ये हमको डिप्लोमेसी सिखा रहा है कल का लौंडा, राजीव गांधी का लौंडा, कल बता रहा था कि मोदी डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज डिप्लोमेसी। किसी ने बोल दिया है कि हग हग कर लेने से ही डिप्लोमेसी हो जाती है। बेटा चीन में हग देने से भी डिप्लोमेसी नहीं होती। तुम्हारे वो नेहरू जी ने तो चीन में और तिब्बत में हग दिया, पीओके में हग दिया, उनका हगा हम आज तक लीप रहे हैं। इसको कहते हैं हग डिप्लोमेसी।
जब आप डिप्लोमेसी के नाम पे हग देना, हमारे यहाँ कहते हैं भोजपुरी में छेर देना, एक पसेरी छेर देना। नेहरू जी एक पसेरी छेर देना, आज ले अमान लिपत है। इसको कहते हैं हग डिप्लोमेसी। जो डिप्लोमेसी के और बड़े बड़े लेसन नेहरू ने दिए हैं। आपको मालूम है नेहरू की एक बहन होती थी, इंदिरा जी की बुआ जी, 12वीं पास थी या 12वीं फेल थी, पास तो थी ही नहीं। 12वीं पास तो इनके खानदान में कोई नहीं। आपको मालूम है इंदिरा जी भी 12वीं पास नहीं थी, सोनिया गांधी भी 12वीं पास नहीं है, और संजय गांधी तो शायद 10वीं भी नहीं था। मेनका गांधी भी 10वीं पास या 11वीं पास है। सोनिया गांधी तो शायद और भी कम पढ़ी है। इनकी पढ़ाई लिखाई पे बाद में आएंगे। ये मोदी की डिग्रियां खोजते फिरते हैं ना, और ये जो जैन जी को समर्थन दे रहा है कि जैन जी के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके भी मैं बताऊंगा इनके एडमिशन कैसे हुए थे, और ये कैसे स्टीफेंस कॉलेज में एडमिशन लिए, फिर वहां ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में कैसे गए, और वहां से कैसे बड़े बेआबरू होकर तरह कूचे से हम निकले। ये इसके किस्से थोड़े देर बाद बताता हूं। तो डिप्लोमेसी, क्या डिप्लोमेसी थी इनकी। रूस का राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित को बनाया था। 12वीं पास थी या फेल थी, ऐसे ही कुछ थी। ये थी इनकी डिप्लोमेसी। मतलब सीनियर मोस्ट आईएफएस ऑफिसर जो होते हैं ना, या बड़े राजनेता, राजनयिक, कूटनीति, राजनीति, विदेश नीति के बड़े जानकारों को इन बड़े देशों का राजदूत बनाया जाता है। एक 12वीं पास गूंगी गुड़िया, हालांकि इसकी दादी को भी गूंगी गुड़िया बोलते थे, और ये वो विजय लक्ष्मी पंडित भी गूंगी गुड़िया ही थी। हाँ, देखने में सुंदर, देखने में ये खानदान हमेशा तो खूबसूरत गोरी चमड़ी वाला रहा है। तो उसको इन्होंने रूस का राजदूत बनाया था नेहरू जी ने। ये थी इनकी विदेश नीति, ये थी इनकी डिप्लोमेसी। और सुनिए, खुशवंत सिंह इनका बड़ा पक्का चेला रहा है। ये आज जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, खुशवंत सिंह क्या था, कौन सा बड़ा मूर्धन्य पत्रकार माना जाता है देश का खुशवंत सिंह को। खुशवंत सिंह की क्या औकात थी और उसकी टोटल अचीवमेंट क्या थी अपनी जिंदगी में। अंग्रेजी लिखना पढ़ना जानता था। उसको उसकी सेवाओं से खुश होकर संजय गांधी ने उसको विदेश सेवा में यूके की एम्बेसी में पदस्थ कर दिया। और खुशवंत सिंह ने अपनी जो आत्मकथा है, मैलिस टुवर्ड्स नन है शायद नाम उसका, मैंने पढ़ी है ना। हिंदी में उसका जो तर्जुमा हुआ उसको, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैलिस टुवर्ड्स नन, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं। ये उसकी आत्मकथा है। उसमें वो लिखते हैं कि मेरी सेवाओं से खुश होकर मुझे भाषा विभाग में पदस्थ कर दिया गया इंडियन एम्बेसी में यूके में। तो नेहरू जी का दौरा लगा था। तो आमतौर पे अब देश का प्रधानमंत्री अगर किसी विदेश में जाएगा तो वहां की एम्बेसी के लिए कितना बड़ा काम हो जाता है। अच्छा, ये लोग ये बोलते हैं मोदी जी तो घूमने जाते हैं, मोदी जी ने पिछले 12 साल में इतने दौरे किए, इतना करोड़ रुपया खर्चा हो गया, मोदी जी तो विदेश घूमते हैं। मोदी जी ने बोला विदेश मत जाओ, विदेशी मुद्रा बचाओ, और मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। इनको ये पता नहीं है कि मोदी जब जाते हैं तो मोदी के साथ कितना बड़ा हमला जाता है, और कैसे कैसे व्यापारिक और कूटनीतिक और विदेश नीति के समझौते होते हैं, कैसे कैसे डील्स की जाती हैं, कैसे कैसे व्यापार बढ़ाने के लिए, और कैसे कैसे रीजनल फोर्सेस के साथ अलाइनमेंट होते हैं, कैसे कैसे समझौते होते हैं, क्या क्या होता है। मोदी का तो एक एक मिनट जो है वो बिजी होता है।
मोदी तो हवाई जहाज में भी जाते हैं तो अपनी टीम के साथ काम करते हुए जाते हैं, वहां से उतरते हैं तुरंत, कपड़ा कई बार तो कपड़ा बदलने का मौका नहीं मिलता, वहां उतरते ही वह मीटिंग में बैठ जाते हैं। खैर, नेहरू जी की क्या मीटिंग होती थी, हाँ बाप मैं आपको बताऊं तो ये खुद खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि नेहरू जी गए यूके। अब नेहरू जी की पक्की सहेली थी एडविना माउंटबेटन, तो नेहरू जी चुपचाप यूके गए थे। जी हाँ, देश का प्रधानमंत्री यूके गया, किसी को कानो कान खबर नहीं। तो जब वहां पे हवाई जहाज उतरा, तो जब नेहरू नीचे उतरे तो वहां देखा कि एम्बेसी के 3 4 5 लोग और एक छोटा सा लाल कालीन बिछा के छाता उता लेके खड़े हैं। तो नेहरू बोले, हे तुम लोग यहाँ क्या करता है जी? बोले, अरे सर आप आ रहे हैं, आपको रिसीव करते हैं। हे कौन बोला तुमको हमको रिसीव करना है? साला तुम लोग को कोनो काम नहीं है, चलो यहां से, भगो यहां से। लिटरली दीज वर हिज वर्ड्स, तुम लोग को इस सब फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, चलो यहां से। और नेहरू एक प्राइवेट गाड़ी में बैठे और सीधे एडविना माउंटबेटन के घर पहुंचे। ये मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं, इन्हीं के चमचे, इन्हीं के गुर्गे खुशवंत सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, जरूर पढ़िएगा। तो कहते हैं कि रात को लगभग 12 बज रहे थे और शायद सर्दियों का मौसम था, ऐसे कुछ था, लंदन की बात है। नेहरू ने एडविना का दरवाजा खटखटाया तो एडविना ने खुद दरवाजा खोला। तो दरवाजा थोड़ा सा ऊंचा था, नेहरू नीचे थे, और कभी आप किसी कुत्ते के सामने बिस्कुट खाइए तो वो कैसे जीभ निकाल के लार चुआता है ऐसे करके, देखा है ना? तो न नेहरू को पता था न एडविना को पता था कि वहीं बगल में दुनिया भर की पेपराजी इकट्ठा है। वो हाउजन फोटोग्राफर लोग होता है, उसको पेपराजी बोलते हैं यहाँ। तो जब एडविना ने दरवाजा खोला तो एडविना एकदम झीने वस्त्रों की एक नाइटी पहनी हुई थी जिसमें उनका अंग प्रत्यंग झलक रहा था। और नेहरू जो है जिस प्रकार हीट में आई कुतिया के सामने कुत्ते बिहेव करते हैं, उस प्रकार से दांत चियार के, लार चुआते हुए, जीभ निकाल के है ऐसे करके जो है, और वो फोटो फोटोग्राफरों ने खींच ली। रात को 12 बजे का समय था। अगले दिन जब लंदन और पूरी दुनिया सो के उठी तो अखबारों के पहले पेज पे भारत का प्रधानमंत्री ऐसे करके खड़ा है और सामने से एडविना चाक रही हैं और एडविना की है सब जुगाड़ जो है उस नाइटी में से झलक रहा है। ये थी हमारे देश के प्रधानमंत्री की औकात, जो कि प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए हग डिप्लोमेसी करने गया था एडविना के घर रात को 12 बजे। ये लोग कहते हैं मोदी तो घूमने जाता है, नेहरू जी क्या करने गए थे एडविना के घर? रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कौन सी मीटिंग हुई होगी? जरा तनी हमको भी बताओ राहुल जी, कौन सी डिप्लोमेसी बतिया रहे थे? कौन से कूटनीतिक और व्यापारिक समझौते हुए थे उस रात एडविना माउंटबेटन के साथ? नेहरू जी ने जो किए थे, हमको तुम बेटा समझा रहे हो कि डिप्लोमेसी क्या होती है? हाँ? फिर इनके एक बाप हुए, हालांकि उसमें भी बड़ा विवाद है। कुछ लोग कहते हैं ये ओकर बेटवा है या नहीं है, कुछ लोग पता नहीं किसका किसका नाम लेते हैं, ग्वालियर वाले महाराजा साहब का भी लोग बताते हैं, कुछ लोग पता नहीं और किसका बताते हैं, क्वात्रोची का तो खैर है नाम, पता नहीं। ये एक और विवाद चलता है कि जब वो क्या नाम, जब राजीव जी जो है वो बम से उड़ा दिए गए थे, तब इन्होंने उसका राहुल का उनका डीएनए टेस्ट होना था, बॉडी वही है राजीव गांधी, इसको असरटेन करने के लिए डीएनए टेस्ट होना था या क्या था। तो लोग बताते हैं, पता नहीं अफवाह है कितनी सच्चाई है, कि सोनिया गांधी ने राहुल का डीएनए देने से मना कर दिया था। खैर छोड़िए, उस विवाद में हम नहीं जाएंगे। हम डिप्लोमेसी पे, हम कूटनीति, हम विदेश नीति के लेसन आज दे रहे हैं।
तो यही लिट्टे, यही प्रभाकरन ने उत्पात मचा रखा था। तो वहां की सरकार ने इनसे बोला कि आप अपनी जरा अगर सेना दे देते तो थोड़ा लिट्टे को हम लोग कंट्रोल कर पाते, हमारे बस का नहीं है। तो इपट्ठे ने भारतीय सेना को वहां भेज दी। अब हमारी भारतीय सेना उस प्रकार के घने जंगलों में गुरिल्ला युद्ध के लिए ट्रेंड ही नहीं थी, आज भी नहीं, और ट्रेनिंग का कोई मौका दिया ही नहीं गया। नाम रखा गया उसका IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, शांति सेना। श्रीलंका के जंगलों में शांति स्थापित करने के लिए राजीव जी ने भारतीय सेना भेज दी, IPKF। कोई ट्रेनिंग नहीं, जंगल का। अरे भैया, भारतीय सेना आपको पता है जब लड़ने जाती है जिस एरिया में, तो बकायदा मैप रीडिंग होती है, मैप्स होते हैं, सब कुछ होता है। धन बोला, अरे सर हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कौन से जंगल में कहां लड़ेंगे, हमने कभी श्रीलंका के हिसाब से हमारी फौज की ट्रेनिंग ही नहीं है। तो बोला नहीं, वहां की लोकल फौज है, आप लोग की मदद करेगी, जाइए जाइए। ये भैया ये लोग चले गए। वहां की लोकल फौज तो पहले ही राम नाम सत्य था। लिट्टे ने इनको पहले जंगल के अंदर घुसने दिया और घेर के ऐसा मारा। इंडिया टुडे में जो फोटोग्राफ छपी थी ना इंडियन आर्मी के जवानों की, देख के छाती फट गई थी। ये घटना है 85-86 की। ये थी, इसे कहते हैं विदेश नीति, मतलब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली। उसके बाद ये श्रीमान जी पहुंच गए श्रीलंका, वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर ले रहे थे। अच्छा, गार्ड ऑफ ऑनर लेने का भी एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, कायदे से चलना होता है, एक सीधी लाइन में, आगे पीछे सुरक्षा होती है। जो सैनिक गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे होते हैं उनके पास सबके हाथ में राइफलें होती हैं, परंतु जो होस्ट कंट्री है वो ये एसरटेन करता है कि सभी राइफलें खाली हैं। राइफलें खाली तो थी ही। ये श्रीमान जी जब गार्ड ऑफ ऑनर लेते तो एक श्रीलंकन सैनिक ने राइफल के बट मार के, हालांकि मारा तो एक ही था, पर हम तो कहेंगे मार के इनका खोपड़ा खोल दिया होता है तो बच गए। यहां लगी थी। राहुल जी, ये होती है विदेश नीति कि पहले IPKF भेज के पिटे, उसके बाद खुद दे राइफल पिटाए। श्रीलंका में एक अकेला इतिहास है कि एक देश का प्रधानमंत्री को दूसरे देश में सैनिकों ने दे राइफल मारा हो। आप हमको विदेश नीति सिखा रहे हैं। आपने कहा हग करने से विदेश नीति नहीं बनती है। श्रीलंका में आपके बाप ने हग दिया था, सचमुच वाला हग, एक पांच पसेरी हग दिया ना। कहते हैं हमारे संबंध खराब हैं पड़ोसियों से। ये थे तुम्हारे संबंध पड़ोसियों से। और हग नीति बताऊं, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पप्पा गए थे नेपाल, वहां पे पशुपतिनाथ मंदिर में तुम्हारी मम्मी जो है दर्शन करने जा रही थी, तो पंडितों ने कह दिया कि तक क्रिस्तानी है, इसको हम लोग नहीं हलने दूंगा। तुम्हारी मम्मी को कैथोलिक क्रिश्चियन होने के नाते मंदिर में पंडितों ने प्रवेश नहीं दिया। तुम्हारी मम्मी इस बात पे बहुत नाराज हो गई। तुम्हारे पप्पा तो एक नंबर के थे, तुम्हारी मम्मी के चाटू। इन्होंने आते ही भैया नेपाल के साथ संबंध खराब कर लिए, नेपाल का बाइकआउट कर दिया, नेपाल का ब्लॉकेड कर दिया। नेपाल के साथ क्या रिलेशंस बनाते सिर्फ इस बात पे क्योंकि वहां के ब्राह्मणों ने तुम्हारी मम्मी को मंदिर में घुसने नहीं दिया था जी। और उसके बाद नेपाल के साथ हमारे क्या रिलेशंस रहे थे, जरा अपनी टीम से पूछ लीजिएगा कि क्या हाल बनाया था नेपाल का आपके पिताजी ने। और वहीं से नेपाल के साथ, जबकि जो वहां के उस वक्त
तत्कालीन जो नेपाल के राजा थे, ही वाज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, एंड उन दिनों नेपाल वाज द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड। उसके साथ तुम्हारी मम्मी ने क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए थे, कौन सी हग पॉलिटिक्स की थी, वहां पर भी तुम्हारी मम्मी ने 5 पसेरी हग दिया। इसको कहते हैं हग पॉलिटिक्स। हग वो नहीं होता जो तुम कल कौन दीक्षित है, संदीप दीक्षित के साथ कर रहे थे। हग वो होता है जो तुम्हारे डैडी ने श्रीलंका में, तुम्हारी मम्मी ने नेपाल में, और तुम्हारे दादी के पिताजी ने चीन में किया था। बाकी तुम्हारे नेहरू जी के तमाम किस्से एडवीना के चरणों में बैठे हैं प्रधानमंत्री होते हुए। जी हां, एडवीना सोफे पे बैठी हैं, तुम्हारे नेहरू जी नीचे बैठे हैं। इसे कहते हैं हग पॉलिटिक्स। इसलिए भारत की विदेश नीति, भारत की कूटनीति, भारत के प्रधानमंत्री पे टिप्पणी करने से पहले जरा अपने बारे में सोचो। अच्छा, एक चीज, इस आदमी ने आज तक जब भी भाजपा को कोई ऐसी लूज डिलीवरी फेंकी है, लूज बॉल, तो भाजपा तो छक्का मारेगी। भाजपा के आईटी सेल ने, भाजपा के मीडिया सेल ने भर दिया कि कहां कहां तुम कहां कहां हग रहे थे। हग रहे थे मतलब हग कर रहे थे। जैसे इंदिरा जी फिदेल कास्त्रो को हग कर रही हैं। इंदिरा जी के बहुत पक्के भाई थे, हाउ का नाम, वो जो थे पेलो वाले, यासर अराफात। तुम्हारे पिताजी के भी बहुत पक्के वाले थे, उनके साथ तो उनके बहुत हग फोटोज हैं। तुम्हारी ये कूटनीति थी कि तुम फिलिस्तीन जैसे फेल्ड रोग टेररिस्ट स्टेट से तुम्हारे रिलेशंस थे, और तुमने इजराइल के साथ कभी रिलेशन नहीं बनाए। फिलिस्तीन से तुमको क्या मिला भगवान जाने, इजराइल से तो बहुत टेक्नोलॉजी मिलती है, बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स मिलते हैं। इजराइल से तो क्या क्या मिलता है भारत को। पर मुसलमान वोट बैंक को खुश करने के लिए आप कौन सी हग पॉलिटिक्स या हग डिप्लोमेसी, हग कूटनीति आप लोग करते आए हैं, इसका भी जरा पूछ लीजिएगा अपने ही खास चेलों से। इसलिए भारत की विदेश नीति और भारत की कूटनीति पर टिप्पणी करने से पहले जरा 4 बार सोचिए। इतनी घटिया विदेश नीति जितनी नेहरू की, इंदिरा की और राजीव की रही, उतनी तो आज तक कभी किसी की नहीं रही। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।